चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 14 कंटिन्यू करें। जो चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस जिसके बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था कि रिसोर्सेस मतलब जहाँ से जो भी चीज़ें हमें मिलती हो, जिससे हमारी नीड पूरी होती हो, हमारी ज़रूरत पूरी होती हो, तो वो चीज़ें हमारे लिए रिसोर्सेस कहलाते हैं। ये रिसोर्सेस दो टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस एंड मेन मेड रिसोर्सेस। जिनमें से नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमें इस चैप्टर में देख रहे थे। जो पहला पॉइंट है, एयर के बारे में हमने देखा था। किसके बारे में देखा था? एयर के बारे में। ओके, और इनके ऊपर हमने डिटेल में समझा था कि भाई एयर, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके अलावा कि भाई एयर की मूवमेंट कैसे होती है, विंड कैसे क्रिएट होता है, ये सब हमने समझा था ना। आज हम लोग उससे नेक्स्ट पॉइंट पर चलें। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेन, कि रेन फॉर्मेशन। आप लोगों ने कभी सोचा है कि जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में ये बादल बनते कैसे हैं, या तो ये बारिश होती कैसी है, ये समझा है कभी? तो हम लोग समझे कि एक्चुअली ये प्रोसेस कैसे होती है। तो देखो, जैसे आपके फोटो में दिया हुआ है ना, कि सबसे पहले क्या होता है कि जो भी सरफेस वाटर होता है ना, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है सरफेस वाटर या तो ग्राउंड वाटर, कि जो भी सरफेस वाटर हुआ ना, इसके अंदर सब चीज़ें आ गई, जैसे कि लेक, पॉन्ड, रिवर्स, सीज, ओशंस, हर तरह की चीज़ में इसमें आ गई, ये सरफेस वाटर में। डे टाइमिंग में, या तो समर सीजन जैसे होता है, दिन का टाइमिंग होता है, उस वक्त सनलाइट की वजह से, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से ये वाटर इवेपोरेट होता है। क्या होता है? इवेपोरेट होता है। कि इसका वेपर में, मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि भाई जैसे पानी की भाप होती है, कि उसमें कन्वर्ट होता है। ये जो वेपराइज्ड वाटर होता है ना, ये जो वेपर होता है, जैसे वो वेपर वो धीरे धीरे ऊपर जाता है हवा में, बराबर ना। ये हवा भी जो है तब उस वक्त इस धूप की वजह से गर्म होती है, और धीरे धीरे वो ऊपर जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं प्रोसेस। इवेपोरेशन मतलब कि इस पानी का गर्म होना और उसका वेपर में कन्वर्ट होना, जिससे उस पानी का धुआं बनकर धीरे धीरे ऊपर जाता है। ये दिखाई नहीं देता हमें। जब वो ऊपर जाता है ना, तब हवा में जाकर वो जो पानी का वेपर हुआ, वाटर वेपर जो हम लोग कहें, वो वाटर वेपर हवा में जाकर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। नीचे ज़मीन पर वो गर्म हुआ, लेकिन ऊपर जाते 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 वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। और वाटर का रूल हमें पता है कि वाटर को जैसे गर्म करो तो वो वाटर का गैस बन जाएगा, लिक्विड में से गैस बन जाता है। लेकिन अगर उसे ठंडा करो तो गैस में से फिर से क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। ये रूल तो पता है ना, कि ठंडा करने से गैस में से फिर से लिक्विड बन जाएगा। इसलिए वो वाटर वेपर जैसे ही ऊपर जाता है ना, तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, और गैस में से फिर से क्या हो जाता है? लिक्विड। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कंडेंसेशन प्रोसेस। मतलब उस वाटर वेपर का लिक्विड में फिर से कन्वर्ट होना। लेकिन ये जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, तब और कुछ चीज़ें इसके साथ होती है। और चीज़ें इसके साथ होती हैं। कौन सी चीज़ें? जैसे कि एयर जो है वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, हमने आगे ही समझा। एयर सब चीज़ों का मिक्सचर है। इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी आए हुए होते हैं। तो जब ये वाटर वेपर ऊपर हवा में जाता है ना, तब हवा में जो है वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। समझो एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल हुआ, तो ये वाटर वेपर जैसे ही ऊपर गया ना, तो इस डस्ट पार्टिकल के आसपास ये वाटर वेपर जमा हो जाता है और कंडेंस्ड होता है। कंडेंस मतलब कि उस वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होता है। किसमें? एक डस्ट पार्टिकल के आसपास। धीरे धीरे वो डस्ट पार्टिकल भी बढ़ता जाता है। एक डस्ट पार्टिकल के साथ दूसरा डस्ट पार्टिकल, उसके साथ दूसरा डस्ट पार्टिकल जुड़ता है, और सभी डस्ट पार्टिकल्स के साथ ये वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब पानी की बूंदें भी उनके साथ जुड़ती जाती है। ठीक है ना, उनके साथ ये डस्ट पार्टिकल्स जुड़ते हैं और उनके साथ ये पानी की बूंदें भी जुड़ती जाती हैं, और धीरे 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 करते हुए ये पूरा का पूरा क्लाउड बन जाता है।
समझ रहे हो ना, इस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, ये पूरा बादल बनता है ऐसे। मतलब कि भाई बादल बनने के लिए ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स इनके अंदर होते हैं और उनके साथ ये पानी की बूंद है, ये सब चीज़ें ये बादल बनाती है। जब ये बादल बनते हैं ना, तब उनके बाद वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रेशर की वजह से जब धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। प्रेशर की वजह से कब? तो अब देखो कि हमेशा हमेशा ऐसा होता है कि जब भी एयर खासकर कौन सी एयर, तो ये वाटर वेपर वाली, ये आप लोग शॉर्ट में समझो तो जब भी ये बादल, पानी से भरे हुए ये बादल जब भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आते हैं ना, एयर का जो प्रेशर होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, हाई प्रेशर मतलब होते हैं कि भाई जनरली जो जैसे ठंडी हवा हुई, और लो प्रेशर में जैसे जो गर्म हवा में, मतलब नॉर्मली समझो तो जब भी ये बादल जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आते हैं ना, तो उस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से उनमें से पानी फिर नीचे गिरने लगता है, मतलब ये बारिश गिरने लगती है। आप लोग जो है वो न्यूज़ में कभी सुनते हो ना, बारिश का मौसम हो और न्यूज़ में सुनते हो, तो न्यूज़ में हमेशा ये कहते हैं कि देखो इस समुद्र के पास में लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से अगले 3 दिन बहुत बारिश होगी। पता है, हम न्यूज़ में देखते हो तो वो पूरा एक मैप दिखाते हैं बारिश के लिए, और फिर उसमें कहते हैं कि देखो इस एरिया में, कि बे ऑफ बंगाल में, कि इस अरेबियन सी में या इंडियन ओशन में, भाई उसमें लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से बारिश ज़्यादा होने वाली है, कहते हैं ना ऐसा। तो जब भी ये जो क्लाउड्स हुए ना, सिंपल भाषा में समझो, जब भी ये बादल हुए ना, ये बादल जो है जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आते हैं ना, तब वो जो है वो वाटर वेपर है उस बादलों के अंदर, वो पानी बनकर नीचे गिरने लगता है, जिस प्रोसेस को पर्सिपिटेशन प्रोसेस कहते हैं। कौन सी प्रोसेस कहते हैं? पर्सिपिटेशन प्रोसेस। और ये सिचुएशन वो हमारे लिए रेन कहलाती है, हम लोग उसे बारिश कहते हैं। उस वक्त अगर टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो ना, तो ये पानी की बूंदें एकदम से जम जाती है, बर्फ़ की तरह जम जाती है, और उसे हम लोग स्नोफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नोफॉल, बर्फ़ का गिरना। उसके लिए भी तो यही प्रोसेस है ना, समझ रहे हो ना। और ये जो पानी ज़मीन पर आता है ना, तो ये जब पानी ज़मीन पर आता है तो फिर से वो पानी या तो सरफेस वाटर में या तो फिर ग्राउंड वाटर में, ज़मीन के अंदर ये बारिश का पानी चला जाता है, या तो नदी, तालाब, समुद्र उसमें चला जाता है, या तो ग्राउंड वाटर में चला जाता है। ऐसा कहते हैं कि भाई यहाँ से सरफेस वाटर में जितना पानी ऊपर जाता है ना, उसमें से 90% पानी वापस नीचे आ जाता है। जितना भी पानी ऊपर जाता है उसमें से 90% पानी फिर से नीचे आ जाता है, और बाकी का 10%, तो बाकी का जो 10% पानी है वो पानी एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, मॉइस्चर बन के, भेज बन के मिक्स हो जाता है, समझे। तो इस तरह से ये रेन फॉर्मेशन होता है। फिर से शॉर्ट में समझ लो तो सिर्फ इतनी सी प्रोसेस है कि जो सरफेस वाटर है ना, ये सरफेस वाटर पहले इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है। ऊपर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स के साथ ये वाटर वेपर मिक्स होती है और पूरा क्लाउड बनाती है। वो क्लाउड जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है तो उनमें कंडेंसेशन होता है, मीन्स कि वो जो वाटर वेपर है उसका वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, पानी की बूंदों में कन्वर्ट होता है, और फिर पर्सिपिटेशन प्रोसेस की वजह से कि वो पानी की बूंदें फिर नीचे आने लगती है, जिसे हम लोग रेन कहते हैं। तो इस तरह से ये रेन फॉर्मेशन होता है ना, इस तरह से कंटिन्यूसली ये रेन चलती ही रहती है ना। जिसे अगर दूसरे सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये सिचुएशन वाटर साइकिल भी कहलाती है। इसे हम लोग वाटर साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि एक साइकिल की तरह जितना पानी ज़मीन से ऊपर जाता है ना, उतना ही पानी फिर से ज़मीन पर नीचे भी आ जाता है। मैंने बताया ना, जितना पानी ऊपर जाता है ना उसमें से 90% पानी ज़मीन पे नीचे आ जाता है, और बाकी का 10% पानी वो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बन के रह जाता है। समझ आई बात? तो अब जैसे रेन के बारे में देखा ना, ऐसे ही दूसरा
एक टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। हम लोग एयर के बारे में समझ रहे थे, जिसमें है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन आप लोगों ने जो है वो आजकल समाचारों में ये बहुत सुनते होंगे कि भाई हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड, इन सब का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सब किस वजह से, ये सब चीज़ें जो एयर को पॉल्यूट करती है वो किस वजह से, कहाँ से आती है? तो कहते हैं कि ये सब जनरली ये जो भी इंडस्ट्रीज चलती हैं, जो भी इंडस्ट्रीज मतलब कि भाई जो भी ये फैक्ट्रियाँ चलती हैं, इंडस्ट्रीज चलती हैं, उनमें से जो गैसेस निकलता है ना, उन गैसेस में इनका प्रोपोर्शन बहुत होता है। कौन कौन सी चीज़ें? कि जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर ऑक्साइड, या तो NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO कार्बन ऑक्साइड, ये सब चीज़ें वो एयर का पॉल्यूशन बढ़ाती है। ये मोस्टली कहाँ से निकलते हैं? तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, या तो फिर जो गाड़ियों में से निकलने वाले धुएं होते हैं उनमें। इन चीज़ें, ये जो गैसेस हैं वो गैसेस एयर को तो ख़राब करती ही है, और जब एयर पॉल्यूट होते हैं ना तो उनसे हमें क्या नुकसान होता है कि अगर यही गैस हम लोग ब्रीथिंग में लेते हैं, अगर सांस लेते वक्त यही गैस अगर हमारे अंदर जाता है तो हमारी बॉडी को भी ये हार्म करता है, हमारी बॉडी को भी ये नुकसान पहुंचाता है। इवन कि अगर ये गैस बारिश के साथ मिक्स हो जाए ना, जिनमें से खासकर सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कि अगर ये गैस बारिश के साथ मिक्स हो जाता है ना तो वो एक तरह का एसिड रेन बन जाता है। एसिड रेन, ये सही बात है। सल्फर डाइऑक्साइड अगर पानी के साथ मिक्स हो जाए ना, बारिश के पानी के साथ, तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, एक तरह का एसिड होता है वो। और वो बारिश जहाँ पर भी गिरे ना, मतलब समझो कि आसमान में से लिटरली एसिड गिर रहा है, ये कंडीशन होती है। वो बारिश का पानी, वो एसिड रेन जहाँ पर भी गिरेंगे तो वहाँ की हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब अगर कोई खेत के ऊपर गिरे ना तो पूरे के पूरे खेत के सभी क्रॉप्स खराब हो जाएंगे। अगर कोई इंसान के ऊपर गिरे ना तो उनकी स्किन डैमेज हो जाए। एसिड अगर स्किन पे गिरे तो कैसी कंडीशन होती है? वैसे कि अगर कोई इंसान पे गिरे तो पूरी स्किन डैमेज हो सकती है। कोई बिल्डिंग्स पे गिरे तो पूरी की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो सकती है। ये एसिड रेन ऐसी होती है। तो इनकी वजह से एयर को कितना नुकसान पहुंचता है, हमारे एटमॉस्फेयर को कितना नुकसान पहुंचता है। इवन अगर दूसरी हम लोग अगर बात करें तो ये जो भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हुए ना, कोल, पेट्रोलियम, ऐसी चीज़ें, जो भी चीज़ें ये यूज़ होती है, भले फैक्ट्रियों में, गाड़ियों में, कहीं पर भी, इनमें एक कार्बन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा किसका प्रोपोर्शन होता है? कार्बन का। ये जो प्रोपोर्शन होता है ना, कार्बन का ये प्रोपोर्शन, वो जब एयर के साथ मिक्स हो जाता है ना तो फिर वो एयर में, ऐसे समझो, उसकी विजिबिलिटी कम कर देता है। एयर को, हवा को कैसा बना देता है? धुंधला बना देता है। इसकी वजह से आपको ध्यान है कि जब ठंडी का मौसम आता है ना तो ठंडी के मौसम में सुबह के टाइमिंग में बहुत ज़्यादा फॉग हो जाती है, बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती है। इतनी धुंध कि भाई सामने कुछ दिखाई भी नहीं देता। आप लोगों ने शायद न्यूज़ सुनी हो तो ठंडी के मौसम में खासकर दिल्ली में ये प्रॉब्लम बहुत होती है। दिल्ली में ये प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर ठंडी के मौसम में सुबह सुबह इतनी ज़्यादा फॉग हो जाती है ना कि आपके सामने अगर कोई इंसान खड़ा हो, कोई सामने से गाड़ी जा रही हो, वो भी ना दिखाई दे। इतनी फॉग क्रिएट होती है। ये किसकी वजह से पता है? उस दिल्ली के पॉल्यूशन की वजह से। इवन कि भाई फॉग देखो, नेचुरल फॉग तो ठंडी में होती ही है, लेकिन उस पॉल्यूशन की वजह से उसका डैमेज बढ़ जाता है। नेचुरल फॉग हो ना तो सुबह का समय होता है, फिर जैसे ही सनलाइट होती है, सनलाइट होते ही 7-8 बजे वो फॉग हट जाती है, नेचुरली वो हट जाती है फॉग। लेकिन दिल्ली में ये सिचुएशन है कि वहाँ पे जब आप ठंडी के मौसम में फॉग आती है ना तो वो जनरली 11-12, इवन 1-1 बजे तक वो फॉग बनी रहती है। इतना कि लोगों को आने जाने में भी बहुत तकलीफ होती है। कितने सारे एक्सीडेंट हर बार ठंडी के मौसम में वहाँ होते हैं। ये सब का मेन रीज़न क्या है? ये एयर पॉल्यूशन है। इवन अगर हम लोग अपनी बात करें तो ह्यूमंस पे इसका कितना असर होता है।
सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ये ऐसा गैस अगर जो है वो हमारी बॉडी में जाए तो कैंसर जैसा, हार्ट अटैक जैसी सिचुएशंस, ये बीमारियां इस एयर पॉल्यूशन की वजह से आ सकती है। कितने लोगों को एलर्जिक प्रॉब्लम हो जाती है, इस एयर पॉल्यूशन की वजह से एलर्जिक प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसी वजह से ये सब चीज़ें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, हमें इन्हें रोकने के लिए काम करना चाहिए। आज भी कितने सारे लोग इसके लिए काम कर रहे हैं कि ये एयर पॉल्यूशन को रोका जाए। और कैसे रोका जा सकता है? तो इसका मेन मेन पॉइंट यही है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज तैयार करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना। क्योंकि जो फॉरेस्ट है, जो ट्रीज होते हैं ना, वो इस एयर पॉल्यूशन का प्रोपोर्शन बहुत कम कर देते हैं। जो ट्रीज हैं वो ये सब जो भी हार्मफुल गैसेस है ना, वो खुद के अंदर जैसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को क्लीन रखते हैं। ये भी बात सही है कि भाई फैक्ट्रियों में और इन सब जगहों पर इन चीज़ों का यूज़ ही कम कर दो, कोल है, पेट्रोल है, इन चीज़ों का यूज़ ही कम कर दो, तो इसका मतलब फिर ये पॉल्यूशन होगा ही नहीं ना। लेकिन यूज़ करना भी तो ज़रूरी है, फैक्ट्रियों में और वहाँ पर ये सब चीज़ें चलती हैं, यूज़ तो होता ही है, वो तो सीधी बात है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हर जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्री तैयार किए जाए ना, पेड़ लगाए जाए ना, तो इस पॉल्यूशन को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखो, जैसे हमने एयर के बारे में भी ये देखा ना, एयर पॉल्यूशन के बारे में भी समझा। अब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज में दूसरे एक रिसोर्स की तरफ देखें। जो हमारा नेक्स्ट रिसोर्स आता है, वाटर। वाटर अ वंडर लिक्विड। सही बात है ना, वाटर जो है वो वंडर लिक्विड कि सबसे अद्भुत ये लिक्विड है। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पर वाटर का प्रोपोर्शन कितना है अर्थ पे? हमने पहले ही देखा था, पहले ही एक पॉइंट में समझा था कि हमारे पूरे अर्थ पे है ना 25% सिर्फ लैंड है और 75% पानी है। मतलब पानी का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जमीन कितनी है? पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं, पूरे अर्थ पे जमीन कितनी है? तो जमीन सिर्फ 25% है और पानी कितना है? 75%। मतलब पानी तो बहुत सारा है ना, हमसे ज़मीन के कंपैरिजन में 3 गुना पानी है यहाँ पर। लेकिन फिर भी हर जगह पर कहा जाता है सेव वाटर, कि पानी को बचाना चाहिए। क्यों ऐसा? कि जब ज़मीन के कंपैरिजन में 3 गुना पानी अगर हमारे यहाँ पर है, अर्थ पे, पूरे अर्थ पे है, तो फिर सेव वाटर क्यों कहा जाता है? पता है क्यों कहते हैं सेव वाटर? ये क्योंकि जितना भी पानी आया हुआ है ना, भले 75% वाटर है, लेकिन वो वाटर हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखो कि जितना भी वाटर है ना अर्थ पे, उसमें से 97% वाटर वो सॉल्ट वाटर है। मतलब नमक का पानी, समुद्र का पानी। ये समुद्र का पानी ट्रांसपोर्ट के अलावा कोई चीज़ों में काम आता नहीं है। समुद्र का पानी सिर्फ किस में काम आता है? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट में, और कहीं काम नहीं आता इसका। तो 97% हमारे अर्थ में सॉल्ट वाटर है, सिर्फ समुद्र का पानी है। बाकी बचा कितना? 3% फ्रेश वाटर है। सिर्फ 3% फ्रेश वाटर रहता है। मतलब कि भाई यूज़ करने लायक वाटर 3%, लेकिन इस 3% में से भी 2% वाटर वो जो आर्कटिक ओशंस और जो भी अटलांटिक ओशन जैसे प्लेसेस हैं, वहाँ पर बर्फ़ बन के जमा हुआ है। हिमालय जैसे माउंटेन्स हैं, तो उन सब जगहों पर बर्फ़ बन के जमा हुआ है। जो 3% यूज़ करने लायक वाटर है ना, उसमें से भी 2% वाटर वो तो पूरे अर्थ पे बर्फ़ बन के जमा हुआ है। और ये जमा हुआ वाटर वो कोई काम का नहीं आता, वो भी काम का नहीं है। मतलब बाकी बचा सिर्फ 1% वाटर। बाकी सिर्फ 1% वाटर बचा जिसका पूरा अर्थ यूज़ करती है। सिर्फ आप लोगों की एक सिटी, सिर्फ गुजरात, सिर्फ इंडिया नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितना भी काम काज चल रहा है, वो सब मिलाकर इस 1% वाटर में काम करते हैं। सिर्फ ये 1% वाटर।
मतलब भले ही हमारे अर्थ पे इतना ज़्यादा पानी आया हुआ है ना, लेकिन उन पानी में से भी 97% तो सॉल्ट वाटर है, नमक का पानी है, वो कोई काम का नहीं है। समुद्र का पानी सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए, शिप चलाने के लिए सिर्फ वो यूज़ होता है। बाकी के 3% जो फ्रेश वाटर है उसमें से भी 2% तो बर्फ़ जमी हुई है, बाकी का 1% वो पूरा अर्थ यूज़ करती है। तो सोचो, ये 1% जो बचा हुआ पानी है, उस पानी को भी अगर हम लोग पॉल्यूट कर दें, ख़राब कर दें, तो फिर तो फिर कहाँ से फिर बचेगा? पूरी दुनिया कहाँ से पानी चलाएगी फिर? इसीलिए ही इस 1% वाटर के लिए कहते हैं ये सेव वाटर, पानी बचाने के लिए कहते हैं, क्योंकि यूज़ करने लायक हमारे पास सिर्फ ये 1% है। इसी 1% में सभी रिवर्स आ जाती हैं, सभी लेक, सभी पॉन्ड, छोटी छोटी जो कैनल्स आती हैं, जो झरने आते हैं, सब इस 1% में आ जाते हैं। तो इसलिए ऐसे पानी को बचाना ज़रूरी है। इनकी वजह से तो आपको पता है ना कि भाई जो आज भी हमारे इंडिया में ही कितने सारे ऐसे गांव हैं कि जहाँ पर पूरा पानी भी नहीं पहुँचता है। बारिश के मौसम में पानी आए तो ठीक है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो पानी की बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कितने सारे गाँव में, है ना? सही बात ये। तो अब जैसे ये देखा ना, वाटर देखो 1% वाटर है जिसे हम लोग पूरा अर्थ यूज़ करता है, हम लोग ने मतलब पूरा अर्थ उसे यूज़ करते हैं। तो उनका यूज़ क्या एक्चुअली, अगर उस वाटर को देखें तो वाटर का यूज़ क्या है, क्यों पानी इतना ज़रूरी है? हर एक को पानी की एक्चुअली कितनी नीड है? तो पानी की बहुत नीड है। वाटर वो हमारे लिए हमारी लाइफ कहलाता है, हमारी ज़िंदगी है। पानी के बिना चल पाएगा कुछ भी काम हो पाएगा पानी के बिना? नहीं ना। सबसे पहले अगर हम लोग खुद की बात करें ना, तो हमारी बॉडी के लिए भी पानी ज़रूरी है। हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल, जो भी हमारी बॉडी में करोड़ों सेल आए हुए हैं, उस हर एक सेल को वाटर ज़रूरी है। अगर पानी न मिले ना तो हमारी बॉडी भी डिहाइड्रेट हो जाती है। मीन्स कि अगर शरीर का पानी सूख जाए तो कितनी सारी प्रॉब्लम जो है वो फिर क्रिएट होने लगती है। इसलिए सबसे पहले तो हमारी बॉडी के लिए भी पानी ज़रूरी है, सिर्फ हमारी नहीं, हर लिविंग थिंग के लिए, हर एक लिविंग थिंग के लिए वो पानी पहले ज़रूरी है। पानी के बिना कोई भी लिविंग थिंग काम नहीं कर पाता। और वो भी कौन सा? फ्रेश वाटर ही, सॉल्टी वाटर नहीं। सॉल्टी वाटर को कौन यूज़ करेगा? सिर्फ समुद्र में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं ना, वही उस सॉल्टी वाटर का यूज़ करते हैं, बाकी हम लोग कहाँ। अगर आप लोगों को रेगुलरली सॉल्टी वाटर दे दिया जाए तो भी आपकी बॉडी ख़राब हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है। दूसरा हर हाउस होल्ड वर्क के लिए, सभी तरह के हाउस होल्ड वर्क, मतलब कि सभी तरह के घर के काम करने के लिए भी पानी ज़रूरी है कि नहीं? पानी ज़रूरी, जैसे कि अगर कहो तो आपके घर में जो है वो हाथ पैर धोने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, सब्जियां धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, घर में हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी पानी ज़रूरी है ना। पानी के बिना कैसे चल सके? और फिर अगर घर के बाहर की बात करें तो जितने भी वर्किंग होते हैं, मतलब जितने भी वर्किंग एरिया हैं, जो भी कामकाज होते हैं, उन सब में भी पानी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एग्रीकल्चर, आप इमेजिन करो एग्रीकल्चर पानी के बिना चल पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। फिर एग्रीकल्चर के बाद जो इंडस्ट्रीज़ आती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनियां, फैक्ट्रियां चलती हैं, वो भी पानी के बिना कैसे चलेगी? उनकी भी मशीन चलाने के लिए, दूसरा काम करने के लिए पानी की ज़रूरत रहती ही रहती है। तो इसलिए पानी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि नहीं? कोई भी पॉसिबल नहीं है उसमें। तो पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं? तो इस पानी को हद से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। कि सिर्फ ये 1% पानी है, आगे समझा ना आपने, सिर्फ 1% पानी हमारा यूज़ करने लायक है, और उस 1% पानी को भी हम लोग बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको पता है, जितने भी लिविंग थिंग जहाँ पर भी रहते हैं ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे वाटर प्रपोर्शन ज़्यादा हो ना,
तो वहाँ पे रहने वाले लोगों का भी प्रोपोर्शन, लोगों की संख्याएं भी वहाँ ज़्यादा होती हैं। वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं जहाँ पर पानी भी ज़्यादा हो। सीधी सी बात है, जहाँ पर नदी तालाब अच्छे मिलते हो तो वहाँ पे लोग भी ज़्यादा रहेंगे ना, तो उनके वहाँ पर एनिमल्स भी और इवन लोग भी वहाँ ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सब चीज़ें उन्हें मिल जाती है उस पानी की वजह से। लेकिन डेजर्ट जैसा एरिया और रेगिस्तान जैसा एरिया कि जहाँ पर पानी मिलता ही ना हो, तो फिर वहाँ पे लोग भी नहीं रहेंगे, ना ही एनिमल्स भी वहाँ पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो पानी हर जगह ज़रूरी है। लेकिन आज के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग इस वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही है, वाटर पॉल्यूशन, कि हम लोग पानी को हद से ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। और आप लोग इमेजिन करो कि उसका नुकसान भी हमें ही भुगतना पड़ता है। हम ह्यूमंस ही हैं, हम इंसान ही हैं जो इस पानी को ख़राब भी कर रहे हैं और उसका नुकसान भी खुद ही भुगत रहे हैं। कितनी सारी जगहों से इस पानी में कचरा फेंका जाता है। जैसे कि सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर की बात करें ना, तो आपको पता है खेतों में जो है, जो फार्मर्स होते हैं वो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड से डालते हैं ना, दवाइयाँ डालते हैं वहाँ पे कीड़ों को बचाने के लिए। फिर वो दवाइयाँ भी कहाँ जाती हैं, वो दवाइयाँ भी आखिरकार पानी में मिक्स हो जाती है। खेतों में जो पानी डाला जाता है उसी में ही ये दवाइयाँ भी मिक्स हो जाती है, और वो पानी आखिर में कहीं नहर पे या कहीं तालाब में छोड़ दिया जाता है। मतलब वो जितने केमिकल्स भी हुए ना, उस केमिकल्स में भले पूरा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रपोर्शन वो पानी में जाता ही है। तो थोड़ा 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 करके आखिरकार तो पानी वो खराब हो जाता है ना। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल अपने घर का देखो। आपके घर में पूरा दिन जो भी खराब पानी होता है, जो भी खराब पानी आप लोग टॉयलेट में यूज़ करते हो वो पानी, दूसरा कि घर में हर साफ सफाई के लिए, भले कपड़े बर्तन धोने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए जो भी पानी यूज़ होता है, वो पानी आखिरकार कहाँ जाता है, आखिरकार वो पानी गया कहाँ। तो आखिरकार भी वो पानी शहर के बाहर पाइपलाइन के थ्रू आपके शहर की नदी या तालाब में ही वो पानी फेंक दिया जाता है। जैसा आप फोटो में देख रहे हो ना, वो आपके घर का पूरा कचरा ऐसे ही एक जगह पर आकर जमा होता है। तो देखो उससे भी तो पानी को कितनी गंदगी पहुंचती है। और दूसरी चीज़, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज़, कंपनियाँ काम कर रही हैं, उनमें यूज़ होने वाले केमिकल्स और उनका जो भी बाय प्रोडक्ट, जो भी आखिरी का कचरा होता है, तो वो भी तो कचरा और कहाँ फेंकेंगे, सीधा पानी में फेंक दिया जाता है ना। तो उनसे कितना नुकसान पहुंचता है। एक तो हमारे लिए जो है वो पीने का साफ पानी नहीं रहता। फिर इसी पानी में गांव के लोग होते हैं, फिर ऐसे ही पानी में वो नहाते भी हैं, अपना कपड़ा भी धोते हैं। ठीक है, तो ये पानी और ज़्यादा गंदा होता है। तो कितना नुकसान इन पानी को है। और इससे दूसरा अगर आप लोग नुकसान अगर देखो ना, तो ऐसे खराब पानी से कॉलेरा जैसी बीमारियां होती हैं, है ना। हैजा, कॉलेरा जैसी बीमारियां इनकी वजह से होती हैं। इनमें कितने सारे हार्मफुल केमिकल्स ऐसे पानी में होते हैं जो कितनी बीमारियां जो है वो क्रिएट करेंगे। कितनी बार इन पानी में पता है कि अननेसेसरी जो भी कचरा होता है वो ख़त्म करने के लिए भी कुछ पानी में केमिकल्स डालते हैं, या ऐसे केमिकल्स, ये कचरा तो जाता ही है। फिर पता है यही कचरा, यही चीज़ों का जो कचरा होता है ना, वो कचरा सीधा पानी के अंदर जो भी एनिमल्स रहते हैं, जो फिशेज हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स को भी तो वो कचरा नुकसान पहुंचाता है कि नहीं। पानी के अंदर जनरली ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन भी होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। इन केमिकल्स डालने से उन ऑक्सीजन के प्रोपोर्शन पे भी इफेक्ट आता है और उन एनिमल्स पर भी असर होता है। जैसे एयर पॉल्यूशन होता है तो हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है कि नहीं। वो खराब गैस, वो खराब हवा अगर हमारे अंदर जाए तो वैसे ही पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं, तो ये खराब पानी उनके ऊपर असर नहीं करता होगा, कितना सारा असर करेगा उन पे। और इनकी वजह से कितनी बार इस वाटर का टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है, वाटर का टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाता है। तो पानी के अंदर रहने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं ना, वो एक फिक्स टेम्परेचर में रहते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर में वो रहते हैं। और इनकी वजह से, इस पॉल्यूशन की वजह से उनका टेम्परेचर बदलता है और कितनी बार उन एनिमल्स की डेथ हो जाती है। पानी के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है, या तो फिर उनकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, काफ़ी इफ़ेक्ट होता है।
आप लोगों ने शायद सुना हो, कोई न्यूज़ में या कहीं पे देखा हो, तो कितनी बार ऐसा होता है कि समुद्र किनारे पे ना अचानक से हजारों मछलियां जो है वो मरी हुई किनारे पर आ जाती हैं। समुद्र किनारे पे ऐसा अब काफ़ी बार हो चुका है और काफ़ी कंट्रीज में हो चुका है कि समुद्र किनारे पे अचानक से हजारों मछलियां जो है वो मरी हुई किनारे पर आ जाती है, उनकी डेड बॉडीज जैसे किनारे पे आ जाती। तो ये हजारों मछलियां एक साथ कैसे मरी, कैसे जो है वो उनकी डेड बॉडीज आती हैं? तो किसकी वजह से? इस पॉल्यूशन की वजह से ये होता है ना। हमें ध्यान रखना है कि ये वाटर पॉल्यूशन ना हो। आज के टाइम में गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है कि जो भी यहाँ पर फैक्ट्रीज, कंपनियाँ और जो इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, उनके ऊपर अब स्ट्रिक्ट लॉज, स्ट्रिक्ट कानून रखते हैं कि पॉल्यूशन अब नहीं होना चाहिए, या तो कम से कम होना चाहिए। कि जो भी पानी में सीधा केमिकल फेंक दिया जाता था ना, वो सीधा केमिकल ना फेंकें और उसकी जगह पर थोड़ा थोड़ा उसे फिल्टर करके फिर थोड़ा थोड़ा जो है वो पानी में डाला जाए। ज़रूरी तो है, चलो ठीक है कि भाई उनका कचरा जाएगा कहाँ, लेकिन उसका प्रोपोर्शन अब चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट भी ये यूज़ करेगी। आप लोग भी ध्यान रखो कि जितना हो सके ये ख़राब पानी वो यहाँ वहाँ न फेंका जाए। गांव में जैसे लोग काम करते हैं तो भाई नदी किनारे, तालाब किनारे ही जो है वो कपड़े धोते हैं, उस पानी को गंदा करते हैं, तो ये अब नहीं होना चाहिए। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जब मिलकर सब इसके बारे में सोचेंगे या काम करेंगे तो ये वाटर पॉल्यूशन भी रुक सकता है ना। सही बात है ना। तो देखो, आज जैसे ये वाटर पॉल्यूशन के बारे में भी समझा ना, अब हमें इस चैप्टर के दूसरे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।